अगस्त 2020 हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी के 75 साल पूरे हो गए हैं। यह हथियारों का सबसे भयानक और चौंकाने वाला प्रयोग था जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा था। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत इन दोहरे परमाणु हमलों द्वारा चित्रित किया गया था। अमेरिका ने जापान, टोक्यो और ओसाका के सबसे बड़े शहरों को छोड़कर इस दुर्भाग्य के लिए हिरोशिमा और नागासाकी के अपेक्षाकृत छोटे शहरों को चुना। इसका कारण क्या था? इसका जवाब मांगने के अलावा ये वीडियो उन परिस्थितियों के बारे में है जिसके कारण परमाणु हमला हुआ और हमले को अंजाम देने वाला ऑपरेशन। 7 दिसंबर 1941 द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को 2 साल से अधिक समय बीत चुका था। उस समय तक युद्ध मुख्य रूप से यूरोप के आसपास केंद्रित था। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को हथियार और सहायता प्रदान की, वे युद्ध में शामिल होने को इच्छुक नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की नीति उन्हें यूरोप के युद्ध लड़ने की अनुमति देने की थी, लेकिन पर्ल हार्बर पर हमले के साथ ही अमेरिका को भी युद्ध में घसीटा गया। जापान की मंशा एक कड़ी चेतावनी जारी करने की थी कि अमेरिका को भी प्रशांत क्षेत्र में उनके वर्चस्व पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इस अचानक हुए हमले में करीब 12 अमेरिकी युद्धपोत और 300 से अधिक युद्धक विमान नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा 2000 से अधिक अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। इससे क्रोधित होकर अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब शाही जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध अभियान शुरू किया तो वो अपने गौरव के शीर्ष पर था। कुछ दशक पहले दक्षिण पूर्व एशिया, मंचूरिया और कोरिया जापानी कब्जे में थे। साथ ही जापान ने प्रशांत क्षेत्र में कई द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। युद्ध की शुरुआत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौसैनिक तैनाती की, लेकिन महीनों और सालों की लड़ाई के बाद जापान को कदम दर कदम पीछे हटना पड़ा। हालांकि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन जापान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अमेरिकी पलटवार में जापान ने अपने अधिकांश प्रशिक्षित पायलट खो दिए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया जो एक एक करके पीछे हटने वाले जापान के कब्जे में थे, उन्होंने इनमें से कई द्वीपों पर ठिकाने बनाए और जापानियों के खिलाफ आगे की तैयारियां की। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के खिलाफ नौसैनिक प्रतिबंध लगा दिए, कार्गो की आवाजाही और वहां कच्चे तेल की आगमन से इनकार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गणना की कि जापान का पतन होगा क्योंकि उसने अपने स्वयं के तेल की एक भी बूंद का उत्पादन नहीं किया, लेकिन इस वजह से जापान की सेना और लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे। जापान ने इसका समाधान युद्ध उद्देश्यों के लिए आम लोगों के लिए आवश्यक ईंधन और अन्य संसाधनों को मोड़कर निकाला। सम्राट हिरोहितो, जो उस समय जापान के सम्राट थे, जापानियों द्वारा भगवान के रूप में देखे जाते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सम्राट की कोई भी हार उनकी हार थी। वे अपने प्रभु के लिए हर कीमत पर दुश्मन का विरोध करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन उनके पास विमान होने के बावजूद उन्हें उड़ाने के लिए प्रशिक्षित पायलट नहीं थे। यही कारण है कि ज्यादातर समय छोटे बच्चों को, जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला था, उन्हें विमान उड़ाने के लिए नियुक्त किया गया। उस हमले में, जिसे कामिकेज हमला कहा जाता था, 34 अमेरिकी जहाज नष्ट हो गए और लगभग 10,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका ने महसूस किया कि उनकी अपनी सरजमीन पर एक बड़े हमले के बिना जापान को जीतना संभव नहीं था। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रमुख जापानी शहरों पर बम गिराना शुरू कर दिया था। अमेरिका का लक्ष्य जितना संभव हो सके वापस लड़ने की जापानी क्षमता को नष्ट करना था, लेकिन ऐसे कोई बम वर्षक नहीं थे जिनके पास अमेरिकी मुख्य भूमि से जापान तक उड़ान भरने और फिर लौटने की सीमा हो। इसलिए ये बम वर्षक कब्जे वाले द्वीपों पर बने ठिकानों से संचालित किए जाते थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोक्यो और ओसाका सहित प्रमुख जापानी शहरों पर हजारों टन बम गिराए। इन हमलों में सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। इसके बावजूद जापान झुकने को तैयार नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तब एक सैन्य अभियान के माध्यम से जापान पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अमेरिकी सेना ने जापान के निकटतम द्वीप ओकिनावा पर कब्जा करके शुरुआत की, लेकिन जापान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये इलाका अमेरिकी सेना का पहला निशाना होगा, इसलिए रक्षा के लिए भारी तैयारी की गई थी। सम्राट के लिए लड़ने के लिए सेना द्वारा वयस्कों और बच्चों सहित कई लोग एकत्र हुए थे। किशोर अपनी साड़ी में विस्फोटक बांधे अमेरिकी टैंकों की ओर भाग रहे थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओकिनावा पर कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। अमेरिका ने ओकिनावा पर केंद्रित जापान को जीतने की रणनीति की योजना बनाई, लेकिन जापान आसानी से अनुमान लगा सकता था कि अगला अमेरिकी हमला ओकिनावा के निकटतम क्षेत्र क्यूशू पर होगा। उसके बाद जापान ने वहां भी बड़े पैमाने पर रक्षा प्रयास लागू किए। इसे महसूस करते हुए अमेरिकी नेतृत्व ने गणना की कि उस स्थिति में भी जापान को अपने अधीन करना बेहद मुश्किल होगा। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस अंतहीन युद्ध को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन उस समय मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से अमेरिका में बहुत ही गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने का काम चल रहा था। इस गुप्त योजना में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और कनाडा भी शामिल थे। इस हथियार को शुरू में जर्मनी को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट परमाणु हथियारों को गलत इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन रूजवेल्ट की मृत्यु के साथ चीजें बदल गईं। ट्रूमैन, जो उपाध्यक्ष थे, ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। तब तक उन्हें अमेरिका के गुप्त परमाणु कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी और तब तक परमाणु बम का विकास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। ट्रूमैन का मानना था कि अगर इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किए बिना सैकड़ों हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए तो अमेरिकी लोगों को दोषी ठहराया जाएगा। तो इस लकड़ी के हथियार की अजीबता उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सेना को आदेश दिया कि यदि आवश्यक हो तो जापान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करें। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। इन भारी बमों को तैनात करना आसान नहीं था। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से सुसज्जित P-29 बम वर्षकों का एक स्क्वाड्रन बनाया गया था। इसका परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक और अमेरिकी सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि परमाणु हथियार कितना शक्तिशाली है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने फैसला किया कि ये इस तरह के विनाशकारी हमले में बदला जाएगा कि दुनिया को परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की उनकी क्षमता पर चकित होना चाहिए। निर्णय अपेक्षाकृत छोटे लेकिन रणनीतिक शहरों का था जो पिछले बम हमलों में नष्ट नहीं हुए थे। इसके लिए क्रमशः हिरोशिमा, कोकुरा, निगाटा और नागासाकी को निशाना बनाया गया। इरादा ये प्रदर्शित करना था कि इन छोटे शहरों में से प्रत्येक को एक परमाणु बम द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इस बीच जर्मनी ने मई में पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। सोवियत संघ, जो उस समय तक जर्मनी के साथ युद्ध पर केंद्रित था, जापान के खिलाफ हो गया। एक सहयोगी होने के बावजूद युद्ध के बाद जापान में अपने प्रभाव को सुरक्षित करने के लिए सोवियत संघ अचानक जापान के खिलाफ हो गया। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की शंका थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को संदेह था कि यदि सोवियत संघ जापान में प्रवेश करता है तो जापान को उसी तरह का नुकसान हो सकता है जैसा युद्ध के बाद जर्मनी को विभाजित किया गया था। इसलिए अमेरिका के लिए जापान के आत्मसमर्पण में तेजी लाना जरूरी था। अमेरिका लाखों पत्रों और रेडियो प्रसारणों के माध्यम से जापान को जल्दी से जल्दी आत्मसमर्पण करने के लिए कहता रहा। आत्मसमर्पण नहीं करने पर विनाश की धमकी दी गई थी, लेकिन जापान ने इसे नियमित रूप से झूठा प्रचार समझकर नहीं सुना। फिर 6 अगस्त को पहला बम गिराने की योजनाएं बनने लगी। लिस्ट के मुताबिक पहला निशाना हिरोशिमा था। टीनियन द्वीप से उड़ान भरने वाले 3 B-29 में एनोला गे था, जिसने यूरेनियम बम का उपनाम लिटिल बॉय रखा था। ये दल 6 घंटे की उड़ान के बाद हिरोशिमा पहुंचा। जापान के रडार ने अमेरिकी युद्धक विमानों की उपस्थिति का पता लगाया था और चेतावनी दी थी, लेकिन उसके पास सबसे अच्छे विमान, पायलट या वापस लड़ने के लिए ईंधन नहीं था। 8:15 बजे हिरोशिमा के ऊपर एनोला गे ने परमाणु बम गिराया। धमाका जमीनी स्तर से 600 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। 1 सेकंड के भीतर 70,000 से अधिक लोग मारे गए। जब तक बम फटा तब तक एनोला गे ग्राउंड जीरो से 19 किलोमीटर दूर उड़ चुका था। फिर भी विमान द्वारा विस्फोट के सदमे की लहर को महसूस किया गया। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तब घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर जापान ने जल्दी ही आत्मसमर्पण नहीं किया तो अन्य शहरों पर बड़ा हमला होगा। लेकिन जापान अभी भी मानता था कि हिरोशिमा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए वो सरेंडर करने को तैयार नहीं था। जब सोवियत संघ को पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया है, तो सोवियत संघ ने जापान के खिलाफ युद्ध की तैयारी तेज कर दी।
मंचूरिया, जो उस समय तक जापान के नियंत्रण में था, को भी जीत लिया गया और सोवियत संघ जापान के तट पर पहुंच गया। जैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत योजना का पता चला और उसने महसूस किया कि जापान का आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं है, उसने तुरंत दूसरा परमाणु बम तैनात करने का फैसला किया। अगला गंतव्य सूची में दूसरा शहर कोकुरा था। 9 अगस्त 5B-29 ने बोकास्कार सहित कोकुरा के लिए उड़ान भरी। बोकास्कार के पास फैटमैन नाम का एक बम था। हिरोशिमा के विपरीत ये प्लूटोनियम आधारित बम था, लेकिन कोकुरा के ऊपर आसमान में बादल छाए हुए थे और लक्ष्य पर बमबारी करना संभव नहीं था। विमानों ने करीब 1 घंटे तक आसमान का चक्कर लगाया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये महसूस करते हुए कि विमान में ईंधन कम चल रहा था, बोकास्कार ने पायलट को अगले लक्ष्य नागासाकी की ओर मोड़ दिया। 11 बजते ही विमान नागासाकी पहुंचे और परमाणु बम तैनात किया। नागासाकी में इस्तेमाल किया गया फैटमैन लिटिल बॉय से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन चूंकि नागासाकी पहाड़ों से घिरा शहर है, इसीलिए जान माल का नुकसान अपेक्षाकृत कम था। एक तरफ अमेरिकी सेना और दूसरी तरफ सोवियत सेना। आसमान से एक ऐसा परमाणु हमला जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। जापान के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध 15 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ। तब जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यद्यपि युद्ध को शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया था, ये प्रश्न कि क्या परमाणु हथियारों के उपयोग को उचित ठहराया गया था, आज भी प्रासंगिक है। अगर ये सालों तक चलता तो शायद और भी लोग मारे जाते, लेकिन तथ्य ये है कि कुछ देशों के पास पूरी मानव जाति को खत्म करने में सक्षम हथियार अभी भी चौंकाने वाला है। विडंबना ये है कि सोवियत संघ, जो कभी युद्ध का सहयोगी था, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन जापान अपनी दुश्मनी भूल गया और बाद में अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गया।